सरकार का काम कर रहा है, आप ही का काम कर रहा है। तो क्यों आपने रेवेन्यू माफ नहीं किया? अगर रेवेन्यू अगर माफ किया रहते आप, तो कम से कम उसके में जो टीचर पढ़ाते हैं, स्टाफ लोग रहते हैं, उसको तनख्वाह तो मिलता के लेकर कि शराब से टैक्स आता है। बगल में बिहार है, बिहार में क्या है? मिनरल्स वहाँ नहीं है, माइंस नहीं है। कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है? खुद गुरुजी हैं, अध्यक्ष हैं जेएमएम के, सरकार के नेतृत्व में चल रहा है, हेमंत जी के उनके सुपुत्र हैं। सबसे पहला काम, पहला कैबिनेट में डिसीजन लेना चाहिए था नशाबंदी का। उनको एक उल्टा कर रहे हैं। इसका मतलब कोई नीति और सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, न झारखंडियों से लेना देना है। मनरेगा में 42% लूट। आप मनरेगा का हिसाब बताते हो, इतने को रोजगार दिया, फर्जी आंकड़ा देता है हेमंत सोरेन जी और पूरा पदाधिकारी लोग इसका। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। इस समय हम पोड़ैया हाट में हैं। पोड़ैया हाट के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल के पास हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो वर्तमान में भी जो कोरोना का तीसरा लहर चल रहा है और जिसने देखते देखते पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले को अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन बावजूद सरकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं चारपाई पे लेटी हुई है। नमस्कार सर। देखिए, पिछला बार भी जब सेकेंड लहर आया था, उस बार भी जो जांच मशीन आना था या जांच केंद्र बनना था जहाँ जहाँ, वो स्वीकृति हुई नहीं। पिछला बार भी लोगों को कष्ट सहना पड़ा, लोगों को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ी और त्राहिमाम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ झारखंड में ऐसा हुआ, लेकिन झारखंड में भी हुआ। जो सरकार पीठ थपथपाती मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक गलत संदेश दे रही है। अपना फिर खुद अपने थपथपाती सरकार है। अभी देखिए, जांच मशीन आना था, यहाँ का जांच उड़ीसा से होता है, लगभग 1.5 महीना लग जाता है जांच होने में। तो आप कल्पना की जिसको भी ओमिक्रॉन होगा बीमारी, तो टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। और टेस्ट का रिपोर्ट आने तक में कितने लोग को घायल कर देगा, कितना लोगों से प्रभावित हो जाएगा, आप कल्पना कीजिए। तो हमको आश्चर्य लगता है कि सरकार इतना महत्वपूर्ण चीज़ों पर क्यों गौन हो जाती है। आखिर इतने बड़े नौकरशाही इनके पास में है, एक से एक पदाधिकारी इनके पास, मुख्य सचिव हैं, सारा लोग पूरा फौज बना के रखे हैं। ये फौज किस दिन के लिए, किस काम के लिए होती है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। झारखंड इतना सेंसिटिव स्टेट है, इतना गरीब स्टेट है, इतने गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। जब ऑल इंडिया सर्वे होता है देश का, तो बिहार के बाद झारखंड एक पोजीशन आता है। मुख्यमंत्री कहते हैं खजाना में पैसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये गुमराह करते हैं। आपको खजाना में पैसा कहाँ से आएगा जब पूरा सरकारें खुद अपना ट्रेजरी लुटवाते रहे, अपना रेवेन्यू कैसे आएगा? उसकी वो मार रही सरकार। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो लोगों को गुमराह करती है, ये न शराब के लेकर के कि शराब से टैक्स आता है। बगल में बिहार है, बिहार में क्या है? मिनरल्स वहाँ नहीं है, माइंस नहीं है। कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है? कैसे नशाबंदी कड़ैती के साथ कर रहा है वो? यहाँ शिबू सोरेन जी हम लोग के जो संरक्षक रहे हैं, पहले भी लीडर रहे हैं, फिर झारखंड के लीडर रहे हैं, सम्मानित लीडर रहे हैं। उनका बराबर आंदोलन था नशा पर, शराब पर, पूरा आंदोलन। उनका जन्म जो हुआ है आंदोलन से ही जन्म हुआ इसमें, नशा के खिलाफ में। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। आज खुद गुरुजी हैं, अध्यक्ष हैं जेएमएम के, सरकार के नेतृत्व में चल रहा है, हेमंत जी के उनके सुपुत्र हैं। सबसे पहला काम, पहला कैबिनेट में डिसीजन लेना चाहिए था नशाबंदी का। उनको एक उल्टा कर रहे हैं लोग। इसका मतलब कोई नीति और सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, न झारखंडियों से लेना देना है। अगर वो रोक करता है, मेरा पूरा दावा इस पर, मेरा पूरा अपना ओपिनियन है, अगर सिर्फ नशाबंदी लागू कर देंगे ये, तो झारखंड का जो गरीब आदिवासी वर्ग है, जो पी करके अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, तरह तरह बीमारी लेकर आने का काम करता है, वो तो बच पाएगा। तो आप उसको भी बचना नहीं चाहते हैं। आपका नीति और नियत में कोई तालमेल नहीं है। दूसरी ओर अभी जो स्कूल का खास करके हालत है, आप दारू का लाइसेंस दे रहे हैं, दुकान खोले जा रहे हैं, स्कूल को क्यों बंद रखें आप? 1 to 5 में जब बिहार, अभी तो मान लीजिए तत्काल 15 दिन के लिए बंद किया गया है बिहार में, यूपी बिहार दिल्ली में 1 to 5 चलता रहा। अब तीसरा साल यहाँ बंद है। इसका शिक्षा पे इनको कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्कूल से कोई मतलब नहीं। बिहार ने अच्छा डिसीजन लिया कि जो स्कूल का गाड़ी उड़ी चलता था या फिर बिजली बिल मिलता था, सबको माइनस किया उन्होंने, टैक्स माफ़ किया उन्होंने। जो बाज़ार बंद रहा उसका टैक्स माफ़ किया। इन्होंने क्या किया? मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं। इतना जो स्कूल में शिक्षा देने का काम
प्राइवेट स्कूलों में, वो भी तो सरकार का काम कर रहा है, आप ही का काम कर रहा है। उसको क्यों आपने रेवेन्यू माफ़ नहीं किया? अगर रेवेन्यू अगर माफ़ किया रहते आप, तो कम से कम उसके में जो टीचर पढ़ाते हैं, स्टाफ लोग रहते हैं, उसको तनख्वाह तो मिलता। कितने स्कूल बंद हो गए? आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और आपके स्कूल का हालत तो क्या है, भगवान इसका मालिक है। झारखंड सरकार का शिक्षा का पोजीशन ये है, भगवान मालिक है इसका। जबकि आप याद कीजिए, मैं तो सुझाव भी देना चाहता हूँ सरकार को, एक नेतरहाट जो सरकारी स्कूल है, पूरा देश और दुनिया को IAS APS बड़े बड़े लोगों को पैदा किया उसने। क्या हर जिला में आप नेतरहाट की तरह स्कूल नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है बोलिए? जबकि आप मॉडल स्कूल की बात करते हैं। मैं कहता हूँ नेतरहाट की तरह खोलिए ना, ऑल इंडिया स्तर पर उसका विज्ञापन निकालिए। शिक्षा को तो ठीक कीजिए, और शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे आप तो झारखंड का सर्वनाश होगा। रोजगार और शिक्षा दो चीज़ जो झारखंड में महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्रीकल्चर, ये 3 सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। 3 सेक्टर आप ठीक नहीं किए तो लाख सर पटक के मर जाइएगा। झारखंड का पोजीशन दूसरा का दूसरा ही रहेगा, नीचे से, गरीबी में भी, हर मुद्दे पर। क्योंकि इच्छा शक्ति सरकार की है नहीं, सारे मुद्दे पर सरकार कौन है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक आवास की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है, जो आपका अंबेडकर आवास क्या स्थिति है। एक रघुनाथपुर का मामला पोड़ैया हाट का है। रामशोक मिर्धा जो बेचारे दलित परिवार से हैं, उसके मरे 10 साल हो गए। उसकी पत्नी लगातार आवेदन दे रही है अंबेडकर आवास के लिए। 2 बार जियो टैग भी हुआ उसके लिए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक मेरे प्रदीप जी हैं, लेटर पैड पर देते हैं किसका आवास होना चाहिए, और वो स्वीकृति होती है। मैं भी लगातार 13 साल में ले रहा हूँ, कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना था कि लेटर पैड पर स्वीकृति दी जाती है। ये पोड़ैया हाट में उदाहरण में बताना चाहता हूँ, क्या करके रखे हैं लोग, क्या प्रशासन, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे। फिर मैंने इस बार वीडियो को लिखा है कि आप जो स्वीकृति करते हो, आधार क्या आपका है? कोई नियम कानून नहीं यहाँ पर। मनरेगा में 42% लूट। आप मनरेगा का हिसाब बताते हो, इतने का रोजगार दिया, फर्जी आंकड़ा देता है हेमंत सोरेन जी और पूरा पदाधिकारी लोग इसका। मुझे एक याद है, एक मीना DC हुआ करते थे गोड्डा में। उनसे जब मुख्य सचिव ने पूछा, एक बार बैठक चल रही, समीक्षा चल रही थी, तो उनसे पूछा भाई आपका रिपोर्ट बड़ा कम है, 12% है। कल के जितना रिपोर्ट दिया है सब प्रशासन के लोग, DC लोग सब फर्जी रिपोर्ट दिया। मैंने ओरिजिनल रिपोर्ट दिया, जांच करा लीजिए। सुरेंद्र सिंह मीना। हाँ। तो सुरेंद्र सिंह मीना ने हमको बताया कि मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं फर्जी रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ, जो काम करता है लोग यही रिपोर्ट मैंने दिया है। और बोला जो रिपोर्ट फर्जी दिए हैं, तो मुख्य सचिव ने बाद में पूछा उनसे ऐसा क्यों किया, बोला मैंने सत्य कहा, यही सच्चाई है। तो झारखंड की सच्चाई यही है कि मनरेगा के बल पर मजदूरों को, पलायन को रोकना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके लिए स्पेशल योजना बनाइए ना। क्यों मनरेगा पर डिपेंड हैं आप? मनरेगा तो भ्रष्टाचार की जननी है, गाँव तक करप्शन पहुँचा। मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, जहाँ कोई भी योजना जांच करा लीजिए ना अपना। फर्जी बड़ा अंबार है। तो क्या देना चाहते हैं अब राज्य में, क्या देना चाहते हैं आदिवासियों को, क्या देना चाहते हैं मूलवासियों को? देना आपको कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सही नहीं है। उलझा के रखना है लोगों को, कि भाषा विवाद करना है, कभी 10+12, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है कि 10 या 12 जो पास करेगा उसको यहाँ का नौकरी मिलेगा। कहाँ, किस संविधान से आप उठा कर ला रहे हैं? ये समझ से परे की बात है। आपको गुमराह किया, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, बता रहा है। इसकी राजनीति समाप्त करने में लगे हुए लोग हैं, जो हिसाब किताब चल रहा है इनका। मैं, चूँकि हमको दर्द है इस चीज़ के, हम लोगों ने आंदोलन किया है, राज लिया है, इसलिए दर्द है इस चीज़ को। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को कि आप गुमराह में मत रहें। और हम लोगों ने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, चंद दिन के में आपका वही गिना जाएगा उस टेन्योर में आपने क्या किया। आपने नियुक्ति पर घोषित कर दिया अपने मन से, शुरुए से करते आप, जबकि आपकी कोई तैयारी नहीं थी नियुक्ति को लेकर के। नहीं है, आज भी तैयारी नहीं है। इनका सारा मामला हाईकोर्ट चला गया है। आप ऐसा नीति बताया, मैंने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी थी, तो झारखंड इतना दिन से बहाल, रघुवर दास के टाइम 1 लाख बहाल हुआ, कैसे बहाल हो गया? कोई नीति नहीं बनी थी। तो 1 लाख बहाली हुई है, इसमें 99,100 लोकल बहाली हुआ, झारखंड के लोगों को बहाली हुआ। ये गुमराह करते हैं लोग, सही बात नहीं बोलते हैं। मैं चुनौती देता हूँ जनप्रतिनिधियों को जो इसका गुमराह करते हैं कि बहाली नहीं हुआ, बाहर के आदमी हो गया। हाँ, 900 हुआ बहाल का, लेकिन 99,100 हुआ लोकल बहाली। आज भी सूचना अधिकार से मंगवा ले कोई भी विधायक। कैसे बोलते हैं बहाली नहीं हुई? पोड़ैया हाट में दरोगा का, हाई स्कूल का, टीचर का, मेरे गांव से 42 टीचर बहाल हुआ, प्राइमरी टीचर, और 6 ये वाला मध्य विद्यालय वाला, तो ये 6 ट्रेड वाला।
तो गुमराह करना है सब, आप उतना करके दिखाओ ना। तो मेरा कहना मतलब का नीयत सही नहीं है आपकी, पॉलिसी आप सही नहीं बना पा रहे हो। जितनी पॉलिसी बनी है सब आपका हाईकोर्ट में रद्द होने जा रहा है। आप जेपीएससी का एग्ज़ाम लिए, बड़ा हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, चलो पहली सरकार ने 4 जेपीएससी को लिया, जब वैकेंसी आया 252 का, तो हम आश्चर्यचकित रह गए। ये तो एक वैकेंसी में इतना रहता है। और ये एक वैकेंसी में इतना रहता है, इसका मतलब ये आपको अभी गुमराह कर रहा है पदाधिकारी लोग, सही फिगर आपको नहीं दे रहा है लोग। और आपने क्या किया, असेंबली में ऐसा जवाब दिया आप, जेपीएससी घोटाला जो हुआ है पीटी वाला। मैं तो यहाँ के स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और आज वो उसकी जीत होगी, जो पूरा विश्वास है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला पूरा देश में कहीं नहीं हुआ है, जेपीएससी घोटाला जो कि इस बार हुआ। पहले भी घोटाला होते रहे हैं, मैं उसके विरोध में सब दिन रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसका परिणाम आने वाला है। जो दोषी होगा जाएगा जेल, फंसेगा लोग। लेकिन मेरा क्या मतलब, आपको ये अधिकार किसने दे दिया फर्जीवाड़ा बड़ी है? तो जो मेंबर बहाल होते हैं कौन है वो लोग? ऑटोनोमस है वो, सब पॉलिटिकल लोग हैं। ऑटोनोमस आदमी आप रखिए ना, ऑटोनोमस जैसा आदमी रखिए ना, जो किसी पार्टी को मतलब नहीं है, किसी परिवार से इस टाइप का कोई जो आईएएस लोग हैं या टॉप आईएएस, उसको रखिए आप। सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ है जेपीएससी की मेंबर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसकी खासियत क्या है कि एक पार्टी के पदाधिकारी जो है, महासचिव हैं हमारे सुप्रियो जी, उनकी पत्नी है या जो भी परिवार के लोग हैं, तो आजकल यही सर्टिफिकेट होता है। जैसे वो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं थे चौधरी जी, जो अभी जेपीएससी चेयरमैन बने हैं, जब उन पर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है, आरोप प्रमाणित सिद्ध अभी मतलब होने वाला है, एफआईआर लॉन्च हो गया है जो मुझे जानकारी मिली है, तो उसके बाद उसको रखने क्या उचित है? और उसके बाद जब इतना प्रमाण मिल गया कि फेल को पास को फेल, ये सब जब, और इसमें जेपीएससी ने नहीं खोजा, यहाँ के लड़कों ने खोजा, इसको दिया, और बहुत सारा प्रमाण लोग पास में है। अब बोलता है इसको फायदा नहीं, हाईकोर्ट जा रहा है लोग। तो सवाल है, जब आप क्या देना चाहते हैं? आप पिछली सरकार को दोष देते तो अच्छा काम कीजिएगा, तब ना आपको आगे सराहेगा लोग। खाली मूलवासी और झारखंडवासी और ये 4 लेन का क्या मामला है? जगह जगह सुनने में है कि टोल टैक्स के लिए पुड़ैया के अंदर 4 लेन, मेरा अपना मानना है, जो 4 लेन हाथ मचाए हुए है, गोड्डा ऐसे जिला, बैकवर्ड जिला है, साहेबगंज सब 4 लेन, 2 लेन ही जितना 2 लेन बना हुआ है एनएच में, अगर इसको ठीक से मेंटेन करें यही काफ़ी है। आप इतना ज़मीन ले रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, और फिर टोल टैक्स के माध्यम से पैसा वसूल रहे हैं, जनता भी पड़ेगा ना। और फिर पर्यावरण प्रदूषित, आज दिल्ली प्रदूषित हो गया है, बड़े बड़े शहर प्रदूषित हैं, क्या आप इसको भी, गोड्डा को भी और देवघर को प्रदूषित करना चाहते हैं? गाड़ी चलेगा लगातार, बड़े बड़े वाहन चलेंगे, तो प्रदूषण का कौन मार सहेगा? पैसा भी खर्चा होगा, प्रदूषण भी प्रभावित होगा लोग। तो ये मुझे नहीं लगता ये अच्छी पॉलिसी है। हाँ, आप जहाँ मेट्रोपोलिटन सिटी है, बड़े बड़े सिटी है, वहाँ बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें इतना हैवी वाहन नहीं है, लोगों को इतना ये नहीं है, कैसे सेंसन 4 लेन की, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है 4 लेन का। इससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़मीन लोगों की जा रही है। मैंने देखा एक आदमी का 1 एकड़ ज़मीन थी बेचारी, पूरा 1 एकड़ ज़मीन वो लैंडलेस हो जाएगा। क्या सरकार उतना पैसा वाला ज़मीन देगी उसको? वो तो एक सरकार एक रेट घोषित कर दिया और ये उसको मिलेगा। कितने परिवार ज़मीन विहीन हो जाएंगे इस एक्शन में, ये 4 लेन के चक्कर में। और 4 लेन में भी गलत एस्टीमेट बनाया है, और क्या किया गलत, वो बोलता ऊपर से हम ले लिए नक्शा, नीचे से तैयारी नहीं किया है लोग, एकदम उल्टा पुल्टा काम हुआ है। जब लोगों को मालूम होगा, जब उसको नोटिस आएगा, तब हैरान परेशान होगा लोग। अभी अखबार वाला सब पढ़ता नहीं अखबार लोग। इस इलाके में आदिवासी लोग का ज़मीन पूरा का पूरा ज़मीन जा रहा है, परेशान है लोग। ये जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गांधीग्राम जगह पूरा गांधीग्राम साफ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने का क्या मकसद है, मुझे समझ में आज तक नहीं आया। जो हिस्ट्रीन रोड है, जिस दुमका रोड है, देवघर रोड है, वही काफ़ी है, उसी को बेहतर बना दिया जाए। बनाइए आप 4 लेन कर दीजिएगा। फिर जो भी एनएच का दुर्दशा है, अभी पुड़ैया से गोड्डा का हालत देखिए, पुड़ैया सजदिया का हालत देखिए, आज तक नहीं सुधार हुआ कभी। चिप्पी सटता है, फिर वही राज्य सरकार का हालत हो जाता है, राज्य सरकार जैसे रोड का हालत है, तुरंत फिर 3 नाम साफ हो जाता है। तो ये तो वर्क कल्चर जहाँ नहीं है, आप एनएच बना दो, कुछ भी बना दो, अगर वर्क कल्चर नहीं है, पूरे वर्क कल्चर सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 लेन रोड काफ़ी अच्छा है, इसी का अच्छा चलाइए। जनता क्या चाहती है यहाँ पर? 4 लेन तो मांगा नहीं पब्लिक, मांगा है क्या?
आ सकता है, उसको रोजगार दीजिए ना उतना पैसे में। 4 लेन बनाए, कितने को रोजगार मिल जाएगा यहाँ के लोगों को? 1% लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप वही योजना लाइए जिसके लोगों को रोजगार मिले। इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाइए। कितना इरिगेशन की फैसिलिटी है झारखंड में अभी तक? मत 8 से कितना 14% हुआ है। उसको बढ़ाइए ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए ना। एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। NH में इतना पैसा इन्वेस्ट करने को उचित नहीं है यहाँ पर। बाद में बड़े बड़े शहरों की तरह हालत यहाँ के लोगों का हो जाएगा। प्रदूषण, जब आपको मालूम है ललमटिया जो जितना दिल्ली से अधिक प्रदूषित ललमटिया हो चुका है। एक नई बात मैं कह रहा हूँ आपको, ललमटिया में लगाना चाहिए। प्रदूषण का कितना प्रदूषण है वहाँ भी प्रेजेंट में। तो क्या यहाँ के लोग खाली कोयला निकलवाएगा और धुलकन फाँकेगा यहाँ का लोग? क्या बड़ी समस्या इस जिला के लिए है। मैं गया था कुछ दिन पहले, वहाँ बड़ी हालत ख़राब है। वो जो टंकर चलाना चाहिए पानी रोड में, पानी इस धूल को करने के लिए, सब कागजब टंकर चल रहा है। धनबाद का हाल हो गया गोड्डा जिला का। जैसे वहाँ पूरा पैसा निकालता था लोग बालू के नाम पर, ये कहते हैं पानी डालने के नाम पर, वही हालत गोड्डा में हो गया अभी। भयंकर भ्रष्टाचार इस सीएल में भी चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वही हालत समझ पूरे जिला का हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं, प्रदूषण के कारण। तो यहाँ का जनता है, और टैक्स दुनिया भर का लेगा, जगह जगह टैक्स। यहाँ टैक्स लेगा पोड़ैयाहाट में, फिर लेगा सरैयाहाट में टैक्स, फिर लेगा देवघर में टैक्स। टैक्स का सीमा बढ़ाते जा रहा है, हर चीज़ में टैक्स। कहाँ देगी जनता? यहाँ तो जनता अपने गरीब है। इसलिए गरीब, जो प्रदेश की जनता, जो उसका स्थिति है, गरीबी स्थिति में जीते हैं लोग, कहाँ से इतना टैक्स देगा? उस पर विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। मैं समीक्षा के लिए कह रहा हूँ, समीक्षा होनी चाहिए इसकी। खाली MLA MP समीक्षा नहीं करेंगे, जो तमाम बुद्धिजीवी जिसने जो बनाता है MLA MP, उसको भी समीक्षा करनी चाहिए सब चीज़ों का। हम लोग समीक्षा करना छोड़ देते हैं, सब चीज़ MLA MP डाल देते हैं। ये गलत परंपरा इस राज देश में चल रहा है। सब चीज़ को डालने पर यह हसर होगा, जो भी मन में आया स्कीम ला कर रख देगा। आप देखते रहिए, उसका भार सहते रहिए, परेशान होते रहिए। इसलिए मैंने बेबाक से अपनी राय रखी है इसकी। ये मेरा व्यक्तिगत राय है।